अभी हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या है। अब हम उनके दो मैकेनिज्म को डिटेल से डिस्कस करेंगे, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं दो हैं। इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और एक सबस्ट्रेट, और एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाता है। इसमें यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है और फिर यहाँ प्रोडक्ट बन जाती है। अब इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस है वो भी स्टेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये स्टेबल नहीं है, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो वो जल्दी से जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आके अटैक करेगा सामने से लिविंग ग्रुप को, वो जल्दी से बाहर निकालेगा, क्योंकि इस फॉर्म में वो स्टेबल नहीं था और प्रोडक्ट बना देगा। जबकि इसके कंपैरिजन में जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो उसके रेट को डिटरमिन करता है कि वो जितना रेट उस स्टेप का होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसमें ज़्यादातर टर्शरी हैलाइड्स यूज़ होते हैं, और टर्शरी हैलाइड्स स्लो आयनाइजेशन के बाद कार्बोकेटाइन बनाते हैं। कार्बोकेटाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट की निस्बत, क्योंकि कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि हमारा रिएक्टेंट जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और इसमें भी आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी है जो कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा रही है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कंपाउंड होता है कार्बोकेटाइन, वो ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसमें बॉन्ड लेंथ जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वो छोटी हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ छोटी होने के बाद उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। दैट्स वाई ये ज़्यादा स्टेबल है, बल्कि लेकिन ये इस फॉर्म में भी ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि आयंस की फॉर्म में स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। इसकी वजह से स्टेबल है, लेकिन इसको जब बाहर से आके कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा तो वो जल्दी से अपनी प्रोडक्ट बना देगा फास्ट। अब ये जो चीज़ होती है कार्बोकेटाइन, इसको रिप्रेजेंट अगर किया जाए तो ये एक सेकेंड, ये इस तरह से होती है कि ये दोनों साइडों से एक जैसी है। कोई इधर से आके अटैक करे फिर भी सेम है, अगर कोई सामने से आकर अटैक करे तो इसका स्ट्रक्चर सेम है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्ट बनने की, ये भी प्रोडक्ट बन सकती है, ये भी प्रोडक्ट बन सकती है। तो इसमें डबल पॉसिबिलिटी है कि कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, जबकि SN2 मैकेनिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगर हम काइनेटिक की बात करें दोनों की, तो काइनेटिक्स जो होती है SN1 में, जैसे कि हमें इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, वही मॉलिक्यूल जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में था, स्लो स्टेप में था, और इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी SN1 की 1 होगी और SN2 की 2 होगी। ऑर्डर जो होता है किसी चीज़ का, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस होता है। ऑर्डर होता है कि कितने रिएक्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन वाकई रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रही है। कभी कभी जो कंसंट्रेशन होती है, चाहे इसमें ये 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, अगर इसमें एक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करना बंद कर देगा। चाहे उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, उसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ही होगा। अगर ये दोनों लेस अमाउंट में है तो फिर तो वो दोनों ही इफेक्ट करेंगे और उसका ऑर्डर भी सेकेंड ऑर्डर होगा। मतलब जितने रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर जो है 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होने की सूरत में इसका ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है और सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर तब होगा जब दूसरा मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन में होगा, लेकिन इसकी काइनेटिक स्टडी में ऐसा कुछ नहीं है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी जो है 1 है और इसका ऑर्डर भी हमेशा 1 ही होता है, कि उसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल होता है जो कि आयनाइज होकर कार्बोकेटाइन बनाता है। अब स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़ को देख लें तो स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़ में आ जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट और रेसिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट। रेसिमाइजेशन ये होती है कि अगर कोई रिएक्टेंट जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो प्रोडक्ट जब बनेगी रिएक्शन होने के बाद तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। तो वो एक्टिव और इनएक्टिव मिलके जो पेयर बनाएंगे उसको रेसिमेट्स बोलेंगे और इस सारे प्रोसेस को रेसिमाइजेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ये जो रिएक्टेंट था ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो लीवर रोटेटरी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके जो पेयर बनाएंगे वो रेसिमेट्स होते हैं। अब इन दोनों में स्टीरियोकेमिकल स्टडी का डिफरेंस ये है कि इसमें हमेशा SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है और हमेशा ही रेसिमाइजेशन जो होगी वो डिटेक्टेबल होगी, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लाजमी होती है, क्योंकि इसमें बैक साइड से आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फ्रंट से लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो कि इस तरह से था, जो कि ऐसे था, अब वो ऐसे हो जाएगा, मतलब इन्वर्स हो जाएगा, उल्ट जाएगा, मिरर इमेजेस बन जाएगी। मिरर इमेजेस वो होते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि ये दोनों हाथ मेरे सेम है, लेकिन जब हम एक दूसरे पे रिजाइड करवाएंगे, जब हम इसको एक दूसरे पे रिजाइड करवाएंगे तो ये एक दूसरे पे रिजाइड नहीं हो रहे, लेकिन ये मिरर इमेजेस है। इसको भी रेसिमाइजेशन, मिरर इमेजेस हैं, और रेसिमाइजेशन नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रेसिमाइजेशन बैक टू बैक ही ज़्यादातर चलते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि रेसिमाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व है ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव होने के साथ, जबकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सिंपल स्ट्रक्चर के इन्वर्स होने से रिलेटेड है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसे है तो उल्टा होकर ऐसे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्रोमाइड ग्रुप यहाँ पे लगा है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी ग्रुप लगेगा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वो यहाँ पे लगने के बजाय यहाँ पे लग गया। लेकिन आपको जो SN1 में है वो लाजमी नहीं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो। जैसे ये दोनों प्रोडक्ट बनी है, इसका स्ट्रक्चर सेम, ये वाला ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका स्ट्रक्चर सेम रिएक्टेंट की तरह है, जबकि ये इन्वर्स हो गया। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है, कि स्ट्रक्चर वही रहे, और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। तो SN1 मैकेनिज्म में ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी ही होगी, और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो SN2 मैकेनिज्म की निस्बत कम होती है लेकिन कम होती है, और रेसिमाइजेशन सम टाइम आइडेंटिफाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर ये दो प्रोडक्ट बनी है, एक डेस्ट्रोरोटेटिव बन गई, एक लीवरोटेटिव बन गई, एक ऑप्टिकली एक्टिव है, एक जो इन्वर्स हो गया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव एक्टिव मिलके रेसिमाइजेशन के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे, मतलब आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकेंगे। प्रेजेंट होगा वहाँ पे, लेकिन हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसर। सो डेट इज़ बेसिक डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है। अभी मैं आपको दो और मैकेनिज्म बताना चाहती हूँ। सो SN1 और SN2 का एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ सेकेंडरी हेलाइट की, कि वो किस तरह से काम करेगा। तो देखने से तो यही लगता है कि इसमें इन्वर्जन भी है लेकिन कम है, तो दिस मीन जो मैकेनिज्म है वो ये वाला SN2 मैकेनिज्म जो है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मस्ट होती है, लेकिन इसमें रेसिमाइजेशन है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो SN1 मैकेनिज्म है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, SN2 मैकेनिज्म कम है, और ये दोनों मिलके ही कोई मैकेनिज्म बनाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब हमने इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाला, फॉर एग्जाम्पल ये वाला न्यूक्लियोफाइल अगर डाला, तो इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की परसेंटेज पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और रेट ऑफ रिएक्शन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये डिटेक्ट किया गया था SN1 मैकेनिज्म भी नहीं है, SN2 भी मैकेनिज्म नहीं है, देयर इज़ समथिंग इन बिटवीन। अभी ये डिबेटेबल है कि ये इसमें कौन सा मैकेनिज्म प्रॉपरली इन्वॉल्व करेगा, देयर इज़ समथिंग इन बिटवीन SN1 और SN2 जो है वो इन्वॉल्व होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है SNI मैकेनिज्म।
SNI मैकेनिज्म तब होता है जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं होगा तो कन्फिग्रेशन जो है वो इन्वर्स नहीं होगी, वो की जो है वही रहेगी। तो इस मैकेनिज्म में आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है वही स्ट्रक्चर यहाँ पे है, कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब ऐसा अगर स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बन रही है उसका ऐसा ही स्ट्रक्चर, देयर इज़ नो चेंज एट ऑल इन दिस। और ये न्यूक्लियोफाइल के लेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से होता है। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो आयनाइजेशन होने के बाद, अपना जो आयनाइजेशन होने के बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हैं वो अलग अलग नहीं होते। वैसे पीछे जो हमने मैकेनिज्म स्टडी किया था SN1 मैकेनिज्म, उसमें आयनाइजेशन के बाद जो है वो कार्बन कैटायन बन जाता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे रहते हैं। इसकी वजह से कोई भी उस साइड से इसको अटैक नहीं कर सकता। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन तभी होती है जब पीछे से कोई अटैक करता है, लिविंग ग्रुप आगे से निकल जाता है। इस केस में ऐसा नहीं होगा और इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट भी नहीं है तो अटैक की तो इसमें तो कन्फिग्रेशन का चेंज होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन तो हो रही है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इसमें अगर SO2 ग्रुप लगा हुआ था तो उसकी जगह आप कार्बन के साथ क्लोराइड ग्रुप आके लग जाएगा, और यहाँ पे अगर OH ग्रुप था तो एंड प्रोडक्ट में क्लोराइड ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूशन तो हो रही है लेकिन मैकेनिज्म जो है इसमें वो डिफरेंट है और इसको हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बिलो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। अपना ख्याल रखिए।